Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in today's class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे and you will be enjoying the best of your life. अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में कि ये जो फार्मेसी डिसिप्लिन है इसके रिवोल्यूशन कैसी हुई, हिस्ट्री में किन किन लोगों ने इनमें काम किया है और जो आज हमें एक फिनिश्ड फॉर्म में या अभी भी चूंकि डेवलपिंग स्टेज में है, हमें ये जो फार्मेसी फील्ड मिला है, हमें जो फार्मेसी डिसिप्लिन मिला है, तो हिस्ट्री में लोगों ने किस तरह की स्ट्रगल की इसको डेवलप करने में, इसको डिस्कवर करने में, हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, एज यूजुअल मैं यही बात रिपीट करता हूँ कि आप जब भी क्लास में ऑनलाइन हो तो आप लोग अपने पास एक नोटबुक रखा करें, एक पेन रखा करें, ताकि जो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो स्लाइड शायद इस स्लाइड में हो तो आप वो अपने पास नोट करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप क्लास में आए तो जो आपके सराउंडिंग में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो उसको आप लोग कोशिश करें कि अवॉइड करें, किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस कम हो, ताकि आप लोग का जो फोकस है वो डिवाइड ना हो बल्कि मर्ज हो एक ही जगह पर। अच्छा, पेन और पेपर क्यों होना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि आपको वो नोट्स मेकिंग में हेल्प करेगी, और दूसरी बात यह है कि जब भी आप पेपर और पेन की यूज़ करते हैं, ऑन कंट्ररी अगर आप मतलब वर्चुअली नोट्स लेते हैं, या अगर आप लोग यही समझते हैं, यही सोचते हैं कि चले सब चीज़ें स्लाइड में अवेलेबल है, स्लाइड आपको वैसे भी आपको मिलेगी और तभी आप लोग नहीं नोट कर रहे, तो आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इसका और एविडेंस बेस्ड इफेक्ट है इसका कि जब भी आप लोग पेन यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं और आप नोट्स टेकिंग करते हैं, जो चीज़ें आप लोग लिखते हैं कलम से निकलती है आपकी, तो इसमें से एक हायर कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और आपकी जो इंफॉर्मेशन है। अच्छा, खलील प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज थिंग्स सीम टू बी फाइन फ्रॉम माई साइड। तो जब भी आप पेपर पेन यूज़ करते हैं तो एक कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें, और जो आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तो वो इसको और डीपली एनालाइज करता है, जो कि आपके ब्रेन में स्टोर होता है, तो इसलिए आपको यूज़ करना चाहिए। चलिए, काफ़ी स्टूडेंट्स हो गए, हम फॉर्मली इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज़रूरत क्या है इसकी या अमर क्या है इसकी? देखिए, हिस्ट्री क्या चीज़ है? जो पास्ट में इवेंट्स होते हैं, हर एक चीज़ की अपनी एक हिस्ट्री है, हर एक चीज़ की वो चाहे चीज़ हो, कोई डिसिप्लिन हो या जो कुछ भी हो, जिस तरह दुनिया की एक हिस्ट्री है, जिस तरह होमो सेपियंस की एक हिस्ट्री है, इस तरह हर एक डिसिप्लिन की भी है, और इसी तरह फार्मेसी की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी लेंथी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री है क्या चीज़? ये असल में जो हम पास्ट इवेंट्स पढ़ते हैं, जो हम पास्ट इवेंट्स देखते हैं, जितनी भी माजी में मुख्तलिफ चीज़ें हुई है, मुख्तलिफ अशखास गुजरे हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं एविडेंस बेस्ड। तो जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं पास्ट इवेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट्स, दिस इज व्हाट वी कॉल हिस्ट्री, and we actually develop much greater appreciation for current world today. तो हम ज़्यादा थैंकफुल फील करते हैं कि चले हमें आज जो कुछ भी मिला है, तो माजी में बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारा काम किया हुआ है, तभी हमें आज एक फाइनल फॉर्म में एक चीज़ मिली हुई है।
फार्मेसी की डिफिनीशन हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन चले आज फिर पढ़ते हैं अगर किसी ने मिस किया हो। The word pharmacy was coined from the Greek word pharmakon meaning medicine or drug। देखिए फार्मेसी जो है ये ग्रीक वर्ड है और इसको स्प्लिट किया गया है मुख्तलिफ वर्ड्स में, जिस तरह फार्माकोन, और फार्माकोन का मतलब है मेडिसिन या ड्रग। तो ये फार्माकोन से निकला है फार्मेसी वर्ड, और जिसका मतलब है द स्टडी ऑफ ड्रग्स, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। तो हम फार्मेसी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक साइंस है या एक प्रिपरेशन और डिस्पेंसिंग का प्रैक्टिस है, जिसमें से लोग या जिसमें से फार्मासिस्ट या फार्मेसी प्रोफेशनल्स मेडिसिन ड्रग्स को प्रिपेयर और डिस्पेंस करते हैं। अच्छा, एक और डिफिनेशन देख लिया आप लोग। द आर्ट, प्रैक्टिस और प्रोफेशन ऑफ प्रिपेयरिंग, ऑब्जर्विंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकल ड्रग्स। ये एक आर्ट है असल में, ये एक साइंस भी है। साइंस क्यों है? बिकॉज इट इंक्लूड्स most of the scientific subjects, most of the health sciences portions, जिसमें से आप बॉडी के साइंस को पढ़ते हैं या आप अर्थ के साइंस को पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के साइंस को पढ़ते हैं। और साइंस के बाद ये अपने आप में एक आर्ट है। आर्ट कैसे है आप देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टैबलेट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के डोजेज फॉर्म्स अवेलेबल है। तो जो बंदी के मूड को अपीलिंग हो, जिससे कंप्लाइंस अच्छा है, तो इन सब चीज़ों में आर्ट इंक्लूडेड है। तो इसी आर्ट के बेस्ड पर ये जितनी भी मेडिसिन है इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, तीसरी डिफिनेशन दोबारा से सुन लिया आप। ये एक आर्ट है, ये एक प्रैक्टिस है और या प्रोफेशन है, जिसमें से मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, कंपाउंड या डिस्पेंस करते हैं। अच्छा, history of pharmacy. Early studies show that men used clay, mud, leaves and supernatural means for alleviating symptoms of various diseases. ये आप सब लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्रीज में या बुक्स में पढ़ा होगा कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के इस्तेमाल करते थे। और उनमें से जिस तरह हमारे सोसाइटी में या मॉडर्न वर्ल्ड में फार्मासिस्ट हैं, इस तरह उनके भी अपने फार्मासिस्ट होते थे जिनको इन जड़ी बूटियों वगैरह का पता होता था, और वो उन्हें इस्तेमाल करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के आइलमेंट्स के लिए यूज़ करते थे। और जो इंजरीज होती थी या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिजीज़ होते थे उनको ट्रीट करते थे। एम्पिरिकल मेडिकल नॉलेज। This knowledge of medicine was based on observations and experience and not on scientific knowledge। अच्छा, जो पुराने ज़माने का साइंस था उसमें से ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि उस टाइम में कोई रिसर्च वगैरह लेबॉर्ट्रीज वगैरह नहीं थी, बल्कि वो लोग ऑब्जर्वेशन से या एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे। दिस लेड टू द डिस्कवरीज ऑफ लिकोराइस फॉर कफ इन बेबीलोनिया, rhubarb roots for purgative in China, dried blueberries as antidaria in Syria। तो ये पुराने ज़माने में मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ जो टोटके इस्तेमाल होते थे या जो हर्ब्स के बेस पे वो कफ, परगेटिव या एंटीडारिया, इस तरह की यूजेस वो अचीव कर लेते थे। आज भी इस्तेमाल होते हैं। देखिए मुख्तलिफ सिरप्स अवेलेबल है, जिस तरह आईवी लीफ सिरप्स हैं, तो उसमें से आप देख लिए लिकोराइस जो है एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है उसका। इसके अलावा ब्लूबेरीज जो है इनको एज अ एंटीडायरिया यूज़ किया जाता था। तो इसमें कोई इस तरह साइंटिफिक नॉलेज इंक्लूडेड नहीं था, बल्कि ऑब्जर्वेशंस और कुछ एम्पिरिकल नॉलेज के बेस पे वो लोग इसको प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, जिस तरह आप लोग देखते हैं आजकल के एड्स होते हैं, मतलब कोई भी अच्छी फार्मेसी बनती है तो उनके अपने एक एडवर्टाइजमेंट होती है। तो इस तरह इस पिक्चर में आप देख लें, ये पुराने ज़माने की जो फार्मेसिस्ट होते थे उनकी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह के होते थे। एपोथेकेरी, एपोथेकेरी पुराने ज़माने में फार्मेसी को कहते थे, और जो उसमें फार्मासिस्ट होता था, जो एक्सपर्ट होता था, जो ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करता था, कंपाउंड करता था या डिस्पेंस करता था, उन्हें एपोथेकेरिस्ट कहा जाता था।
तो यहाँ पे देख ली ये एक फार्मेसी का एडवर्टाइजमेंट है जिसको एपोथेकेरी कहा जाता था। पाउडर्स एंड एलेक्सर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, टॉनिक्स एंड टिंक्चर्स, और ये सब डिटेल्स लिखी हुई है। तो इस ज़माने में साइंटिफिक नॉलेज पे बेस्ड नहीं थी चीज़ें, बल्कि एम्पिरिकल नॉलेज पे बेस्ड थी। अच्छा, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग इसको ज़रा समझे, इस टाइमलाइन को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। चंद एक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा इसका। एक है बीसी या बीसीई। BC stands for before Christ and BCE stands for before common era. अच्छा, AD stands for Anno Domini and CE stands for common era. तो ये दो किस्म के हमारे पास हिस्ट्री डेट्स आते हैं, एक आते हैं बीसी और एक आते हैं एडी। अच्छा, बीसी जो है वो मतलब 4000, 3000, 2000, 1500, 1500, और यहाँ पे आके ये जो 1 पॉइंट है या ये जो 0 पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर आके जो बिफोर क्राइस्ट का एरा है ये खत्म हुआ। तो इस बिफोर क्राइस्ट एरा के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एडी का एरा। 500, 1000, 1500, 2000। जिस तरह अभी देख ले, हम लोग रह रहे 2021 में, तो ये है 2021 एडी। एनो डोमेनी में हम रह रहे हैं, या एनो डोमेनी की जगह आप लोग कॉमन एरा का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आ गई आपके हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री, और आपकी ये आ गई मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न टाइम जो है। अच्छा, ये थोड़ा सा आउट टॉपिक है, लेकिन इतना भी आउट नहीं है, ताकि हम जब मुख्तलिफ़ किस्म के फाउंडर्स पढ़ेंगे या साइंटिस्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो वो असल में इन एरा से होके गुजरे हैं। तो मैं अगर आपको डेट्स बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगी, तो फिर आपका जो कंसंट्रेशन है वो उस तरह का नहीं होगा जिस तरह होना चाहिए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हिस्ट्री के टाइप्स कौन से हैं। अच्छा, फर्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट हुई 6000 बीसी से 650 एडी तक। असल में जो ये वाला टाइम था ये आयरन एज था। मुख्तलिफ चीज़ें जो इस्तेमाल होती थी वो आयरन की होती थी, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो सिविलाइजेशंस थे, या हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेट एम्पायर थे, अजीम एम्पायर थे, जो पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे उस टाइम, वो इसी एरा में से थे। जैसा कि आप देख ले, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, या हान एम्पायर की हम बात करते हैं, तो ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ये इसी ड्यूरेशन में ही सब थे, जिस तरह 6000 BC टू 650 एडी। अच्छा, इस टाइम जो दुनिया की आबादी थी, जो पॉपुलेशन था, मतलब हम अगर जो डेटा अवेलेबल है 1000 BC में, 1000 BC में, 1000 बिफोर क्राइस्ट में, या हम बिफोर कॉमन एरा की बात करें, तो इस टाइम दुनिया की पॉपुलेशन थी अराउंड 75 मिलियन। और 650 एडी में, 650 एडी में, 650 सदी में एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करते, तो ये इस टाइम, जी जी, क्लोज करें, चलो क्लोज करें। अच्छा, 650 एडी में फिर दुनिया की आबादी थी कोई 200+ मिलियन। अच्छा, नेक्स्ट है फिर मिडिवल हिस्ट्री। ये थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री है एज कम्पेयर टू एंशियंट हिस्ट्री, और ये स्टार्ट होता है 500 एडी से 1500 एडी तक। इसको डार्क एज भी कहा जाता है। डार्क एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एंशियंट हिस्ट्री में हमने कुछ एम्पायर्स का जिक्र किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर या हैन एम्पायर की बात करते हैं, तो ये एम्पायर्स तबाह हुए यहाँ तक। इन एम्पायर्स का ज़वाल शुरू हुआ, और इन एम्पायर्स की ज़वाल की वजह से इसको कहा जाता है मिडिवल हिस्ट्री को एज डार्क एज। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये थे कि इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर जो आप लोग देखते हैं आमतौर पे, ये इसी एरा में डिस्कवर्ड हुए, और राइज ऑफ मेजर रिलीजन्स, मुख्तलिफ किस्म के जो रिलीजन्स थे, और उनका भी इर्तिका हुआ इसी एरा में।
अच्छा, नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब 580 से स्टार्ट होता है टिल टिल डेट। और इस एरा को रेनेसांस भी कहा जाता है। रेनेसांस मतलब रिजरेक्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि रिबॉर्न। जब दोबारा से एक चीज़ शुरू हुई हो, तो दुनिया जो है इस टाइम रिकंस्ट्रक्शन के फॉर्म में थी, क्योंकि जो बड़े एम्पायर थे वो उनका ज़वाल हुआ, और फिर एक नई दुनिया का एक नया शिफ्ट आया दुनिया में। अच्छा, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वर्ल्ड वॉर वन एंड टू इसी एरा में हुए। एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर था जिसमें मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज जो थे वो ट्रेड और मुख्तलिफ सेक्टर्स की वजह से एक दूसरे के साथ उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। तो ये था थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, हाँ, अभी हम आते हैं कि जो पास्ट में मुख्तलिफ लोगों ने काम किया है फार्मेसी में, फार्मेसी के डेवलपमेंट में, फार्मेसी के डिस्कवरी में, उनकी क्या अचीवमेंट्स है, उनकी क्या इन्वेंशंस थे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, फर्स्ट है मेसोपोटामिया। देखिए, मेसोपोटामिया ये उस एज की बात हो रही है 2600 BC, मतलब 2600 बिफोर कॉमन एरा की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, मेसोपोटामिया आजकल ये जो आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया जो है, या मेडिटेरेनियन सी का जो साइड है, इसको पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। और या जो आजकल आप देखते हैं इराक, कुवैत, तुर्की, सीरिया एटसेट्रा, ये सब आते थे मेसोपोटामिया के एरिया में। तो यहाँ पर इसी एरिया से, इसी रीजन से जो मेडिकल नॉलेज था, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि एम्पिरिकल नॉलेज के बेस पे वो लोग ट्रीटमेंट करते थे, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ आइलमेंट्स के लिए, तो उसी नॉलेज को ये लोग रिटन की फॉर्म में लेके आए। उन्हीं जड़ी बूटी को ये लोग रिटन फॉर्म में लेके आए और इसको कंपाइल करना शुरू किया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी साइंस के एरा में या फार्मेसी के एरा में। अच्छा, और इनके जो डिस्कवरीज थे मेसोपोटामिया के टाइम में या 2600 BC में, वो मुख्तलिफ स्पाइसेस, प्लांट एक्सट्रैक्ट, एनिमल एक्सट्रैक्ट, या इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ रिसर्च करते थे, मुख्तलिफ चीज़ें लिखते थे, उन्हें शेयर करते थे, और मुख्तलिफ जो एक्सपर्टाइज थे उनके पास उनके ओपिनियंस लेते थे, और इसी के बेस पर फिर वो लोग ट्रीटमेंट्स करते थे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बहुत कॉमन थी, स्पिरिचुअल इनकेंटेशंस। स्पिरिचुअल इनकेंटेशन मतलब जो रूहानी तरीके से इलाज करते हैं, अब भी मुख्तलिफ मुल्कों में पाया जाता है, जिस तरह इंडिया हुआ या चाइना, या ऐसे चंद एक ममालिक और भी हैं जहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट की जाती है, रूहानी इलाज किया जाता था। तो ये मेसोपोटामिया एरिया की कुछ डिटेल्स थी। अच्छा, इसके बाद आता है 2000 BC। 2000 BC में जो चाइनीज़ ने अचीवमेंट्स की, जो चाइनीज़ ने डिस्कवरी की, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ। देखिए, चाइनीज़ आजकल भी आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्रीज़ में कि वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। कभी हवा में उड़ते हैं, कभी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। तो यही चीज़ें वो लोग 2000 BC में 2000 BC में भी करते थे। और ये समझते थे ये लोग कि हमारी जो जिस्म है, जो हमारा जिस्म है, ये एक कंपोस्ट फॉर्म में है। मतलब हर एक चीज़ अपनी जगह पर है, हर एक ऑर्गन जो है अपने काम कर रहा है, अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो चाइनीज़ इस टाइम में ये समझते थे कि कुछ ऐसी नेचुरल फोर्सेस है। नेचुरल फोर्सेस मतलब कि विद इन द बॉडी, विद इन द ह्यूमंस, कुछ ऐसी फोर्सेस है जो इन तमाम ऑर्गन्स को कंबाइंड रखती है, कंपोज्ड रखती है। तो वो लोग इसी फोर्सेस पे काम कर रहे थे, और उनका समझना ये था कि जब ये फोर्सेस डिस्टर्ब हो जाए, कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए इन फोर्सेस में, तो फिर हमें कोई बीमारी हो जाती है या लग जाती है। अच्छा, तो इस दौरान ये लोग जो प्लांट्स के सोर्सेस को इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर, उसमें इंक्लूडेड थे फोडोफाइलम, रूपार्ट। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में रूपार्ट के बारे में पढ़ा, और आप लोग शायद फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में इन प्लांट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ें। तो इस टाइम ये मॉडर्न डे में आप लोग अगर अल्टरनेट मेडिसिन के प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो उसमें से आप लोगों ने प्रोडक्ट देखा होगा जिंजिंग के नाम से, तो या कोई और नाम से, जिसमें से जिंजिंग एक
कंपोनेंट होता है। तो ये जिंजिंग 2000 बीसी में चाइनीज इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ किस्म के आइलमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ के लिए, या जो ये सैनमन है, कार्डमम है, एट्सेट्रा, ये जो मतलब ज़ीरा, इलायची वगैरह, इन नेचुरल सोर्सेज को इस्तेमाल करते थे वो मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए। अच्छा, इसके बाद आते हैं इजिप्शियंस 2900 BC। अच्छा, इस एरा में अगर हम बात करें मेडिसिन नॉलेज की या मेडिकल नॉलेज की, तो इस एरा में एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेशन हुआ, एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई मेडिकल साइंसेस के वर्ल्ड में। और यहाँ पर जो मुसलमान साइंसदान थे, मुसलमान जो साइंटिस्ट थे, उनकी डिस्कवरीज की वजह से, जो कि आज भी इम्प्लीमेंट हो रहे, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस टाइम उन्होंने एक मुख्तलिफ प्रोसेस डिस्कवर की, जिस तरह डिकॉक्शन प्रोसेस हुआ। डिकॉक्शन एक प्रोसेस है प्लांट सोर्सेस के कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने का, जो कि आप लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे। डिकॉक्शन प्रोसेस को इजिप्शियन एरा में ही डिस्कवर किया गया। इसके अलावा आप जो ये देखते हैं क्लीन एनेमा वगैरह, जो कि मोस्टली कंस्टिपेशन पर्पजेस के लिए या एज अ स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव यूज़ होता है। तो ये जो एनेमा वगैरह है, ये भी इजिप्शियन दौर में 2900 BC में डिस्कवर हुआ। इसके अलावा इन्फ्यूजन्स, इनहेलेशंस, लोशंस एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे डोजेज फॉर्म्स है जिनकी डिस्कवरी हुई इजिप्शियन एरा में। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स है, नेचर सोर्सेज से ऑब्टेन प्रोडक्ट्स है, जिस तरह हम अगर बात करें एकेशिया से ऑब्टेन प्रोडक्ट्स की, या इसके अलावा ओनियन से, एलोवेरा के जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं एलोवे बारबेडेंसिस के, या कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल जो आप लोग देखते हैं आज करंट वर्ल्ड में भी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है एज अ लैक्सेटिव एजेंट। या इसके अलावा जो ओपीएम, मतलब पापावर सोम्निफेरम से जो ड्रग एक्सट्रैक्ट होते थे, कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट होते थे, ये मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होते थे। तो ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने जो बताई आपको, ये सब डिस्कवर हुई इजिप्शियन एरा में, मतलब 2900 BC में। अच्छा, इस एरा में एक और इम्प्रूवमेंट आ गई कि ये जब इन ड्रग्स को इस्तेमाल करते थे, मतलब एकेशिया को, ओपियम को, ओनियन, कैस्टर ऑयल या एलोए वगैरह, इन एक्सट्रैक्ट को वो लोग प्रोसेस करते थे। कैसे प्रोसेस करते थे? एक इक्विपमेंट को, एक टूल को यूज करके, जिसका नाम था मोर्टर एंड पिसल। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर ये जो एक बाउल है और इसके साथ एक स्टिक है, इसको कहा जाता है मोर्टर एंड पिसल। तो इस मोर्टर एंड पिसल के इस्तेमाल स्टार्ट हुआ इसी इजिप्शियन एरा से। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रीक्स। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी फार्मेसी की बात करते हैं या मेडिकल नॉलेज की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो कि हम अक्सर देखते हैं, अक्सर सुनते हैं कि ये ग्रीक ओरिजिन से है। तो ग्रीक्स ने एक एक्सेप्शनल काम किया है हिस्ट्री में, मेडिकल साइंसेस के वर्ल्ड में। और ये जो एरा था, ये था कोई 1000 BC। अच्छा, जो मेडिकल साइंसेस का नॉलेज था, इन्होंने टेक ओवर किया उसको। और इनकी बहुत सारी डिस्कवरीज है जो कि मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, एक और इम्प्रूवमेंट आ गई इस एरा में, कि जो पिछले एरा में मतलब एम्पिरिकल नॉलेज था, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे या एक्सपीरियंस के बेस पे, फिर उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ गई, फिर और इम्प्रूवमेंट आ गई। लेकिन यहाँ पर ग्रीक्स की एरा में 1000 BC में, यहाँ पर जो ड्रग्स का इस्तेमाल था वो इंटेलेक्चुअल बेस पे था। इंटेलेक्चुअल बेस मतलब जिसमें से कॉग्निटिव स्किल्स इन्वॉल्व थे, मतलब सोचने के बाद इसका इस्तेमाल करते थे, थिंकिंग कैपेबिलिटी इसमें इन्वॉल्व थी। या रेशनल यूज ऑफ ड्रग, देखिए रेशनल क्या चीज़ है, टर्मिनोलॉजी आ गई तो सीख लें। रेशनल कहा जाता है सही को, प्रिसाइसनेस जिसे हम कहते हैं। हम अगर कहते हैं ना रेशनल ड्रग या रेशनल यूज ऑफ ड्रग, तो रेशनल यूज ऑफ ड्रग ये है कि राइट ड्रग फॉर द राइट पेशेंट इन राइट टाइम इन राइट डोज। तो ये जो 4 R's है, 4 rights है, इन्हें कहा जाता है रेशनल यूज ऑफ ड्रग। और इस रेशनल यूज ऑफ ड्रग को सेंस किया गया है कि राइट, कि एक सही मरीज के लिए, राइट मरीज के लिए, राइट पेशेंट के लिए राइट ड्रग होना चाहिए, और वही राइट ड्रग राइट डोज में होना चाहिए, और वही राइट ड्रग राइट रूट में देना चाहिए। मतलब अगर कहीं पर ऑरल रिक्वायर्ड है तो ऑरल दे दे, कहीं पर इंजेक्टेबल इन्वॉल्व है तो इंजेक्टेबल दे दे, कहीं पर सपोजिटरी इन्वॉल्व है तो सपोजिटरी को प्रेफर करें। तो ये जो
ये जो सिलेक्शन था इन चीज़ों का, ये स्टार्ट हुआ ग्रीक्स की एरा से 1000 बीसी से। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा होगा अपनी स्क्रीन पर, ये जो लोग हैं, ये एक बाउल है और इसके इर्द गिर्द एक स्नेक है। एक स्नेक जो है वो कॉइल्ड हुआ है इस बॉल के इर्द गिर्द। इसके बारे में मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ, लेकिन ये भी डिस्कवर हुआ इसी एरिया में, इसी ग्रीक्स के एरा में 1000 बीसी में। अच्छा, यहाँ पर इस एरा में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट साइंसदान गुजरे, साइंटिस्ट गुजरे, जिनको आज भी याद किया जाता है। बुक्स ने उन्हें कवर किया हुआ है, जिसमें से इंक्लूडेड है, आप लोग का नाम भी सुना होगा, हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स भी इसी एरा में था। अच्छा, थियोफ्रेस्टिस, डाइसेक्राइड्स, गैलेनस या जो पैथागोरस था, वो इसी एरा में था, जिनके मुख्तलिफ किस्म के इन्वेंशंस थे, डिस्कवरीज थे और अचीवमेंट्स थे। अच्छा, ये जो हमने अभी हिस्ट्री पढ़ी, ग्रीक्स की, इजिप्शियंस की, चाइनीज की या मेसोपोटामिया की, तो यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट लोग होते थे, ये नहीं था कि ये एक फील्ड में कन्फाइंड होते हैं। जिस तरह करंट वर्ल्ड में हम बात करें, तो मैं अगर फार्मासिस्ट हूँ तो मैं फार्मासिस्ट ही हूँ, अगर एक वन इंजीनियर है तो वो इंजीनियर ही है। लेकिन यहाँ पर ये लोग डॉक्टर भी होते थे, ये लोग फिजिशियन भी होते थे, ये लोग सर्जन भी होते थे, ये लोग फार्मासिस्ट भी होते थे, केमिस्ट भी होते थे, और मतलब मल्टीपर्पजेस, मल्टी टैलेंटेड लोग थे ये। अभी पैथागोरस की बात करें तो पैथागोरस, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पैथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा। तो उसका मैथमेटिक्स में भी अचीवमेंट्स थे, साइंस में भी अचीवमेंट्स थी। तो ये कुछ अल्ट्रा टैलेंटेड लोग थे। अच्छा, इसी ग्रीक्स की एरा में एक इम्पॉर्टेंट बंदा आया जिसका नाम है एस्क्लेपियस। ये एस्क्लेपियस जो है, इसको कहा जाता था गॉड ऑफ हीलिंग। मतलब वो लोग इसको हीलिंग का या ट्रीटमेंट का या क्योर का देवता समझते थे। ये आप देख रहे हैं, ये एस्क्लेपियस साहिब जो है बैठे हुए हैं, इनके पास एक चढ़ी है और चढ़ी के इर्द गिर्द एक सांप या सरपेंट कॉइल्ड हुआ है। एस्क्लेपियस के बहुत सारे डिस्कवरीज है मेडिसिन के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में। और ये माना जाता था उस टाइम में कि मतलब जहाँ पर एक बंदा बीमार है या कहीं पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, तो ये अपनी छड़ी से उसको टच करते थे और वो बंदा ठीक हो जाता था। ये उनका एक इनकेंटेशन था। या ये जो अद्वियात बनाते थे, वो ज़्यादातर बनाते थे वो स्नेक की पॉइजन से। अच्छा, इसी स्क्लेपिस के बारे में हम आगे स्लाइड में थोड़ा और पढ़ते हैं कि इनकी इनकी बेस्ड पर एक लोगो है, जो कि एक सिंबल है, जो कि आज भी करंट वर्ल्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इन्हीं स्क्लेपिस साहिब की एक साहिबजादी थी, हाइजिया। तो हाइजिया को माना जाता है गॉडेस ऑफ हीलिंग। और मैं यही कहूँगा कि जो बानी फार्मेसी है, तो बानी फार्मेसी भी हाइजिया को कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ज़माने के फार्मासिस्ट थी। अच्छा देखिए, आजकल के एरा में देख ले, करंट वर्ल्ड में देख ले, अगर कहीं बार आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग होते हैं, अटेंडेंट्स भी होते हैं, मुख्तलिफ स्टाफ भी होते हैं, लेकिन आप डॉक्टर को कैसे पहचानते हो उसमें? जाहिर सी बात है, मतलब स्टेथोस्कोप अराउंड देयर नेक, उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाए हुए होते, तो आप लोग पहचान जाते कि फला बंदा डॉक्टर है। अच्छा, इस ज़माने में ये जो ये जो डॉक्टर्स थे, इन्हें पहचाना जाता था, इनके पास अपने एक सांप होता था। जिस तरह आप एक स्क्लेपिस के पास देख ले, आप हाइजेक के पास देख ले, या मुख्तलिफ किस्म के जो इस टाइम के इस किस्म के लोग थे, इनके पास एक सांप होता था, जो इसको इंडिकेट करता था कि फला बंदा डॉक्टर है। अच्छा, स्नेक के बारे में मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ये जो सैंपल हम यूजुअल इस्तेमाल करते हैं, एक बाउल है जिसके इर्द गिर्द ये स्नेक लगे हुए है, तो इसको वो बेस्ड किया गया है, ये रिप्रेजेंट करता है इसी हाइजिया मैडम को। और इसी इसी बाउल को जिसके इर्द गिर्द एक स्नेक लगा हुआ है, एक सर्पेंट लगा हुआ है, इसको कहते हैं बॉल ऑफ हाइजिया।
आगे मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है इस पे, तो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर आते हैं यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, यूरोपियन हिस्ट्री में भी कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनकी जिनकी नोटेबल इन्वेंशंस थी, डिस्कवरीज थी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट है पैरासेल्सस। पैरासेल्सस का जो दौरान था वो कोई 1400 से 1500 इसी एडी के दौरान था, और ये ताल्लुक रखते थे स्विट्जरलैंड से। अच्छा, इन्हें कहा जाता था रिफॉर्मर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स हैं जो कि ये पैरासेल्स साहिब जो है वो लेके आए। अच्छा, आप लोगों ने सब्जेक्ट का नाम सुना होगा बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपके कोर्स करिकुलम में भी है। तो बायोकेमिस्ट्री का जो फाउंडर है वो भी पैरासेल्सिस है। अच्छा, एक और बात, आप लोगों ने कॉमन कहावत सुनी होगी फार्मेसी के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, कि हर एक ड्रग जो है वो पॉइजन है। एवरी ड्रग इज अ पॉइजन, द डिफरेंस इज ओनली द डोज। सिर्फ डोज में डिफरेंस है, तो हर एक ड्रग एज अ पॉइजन काम करता है। मतलब एक ड्रग का जो रिकमेंडेड डोज है, फॉर एग्जांपल वो है 400 मिलीग्राम ओडी वंस अ डे, और आप उसी ड्रग को अगर 4000 मिलीग्राम लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका कोई साइड इफेक्ट तो आएगा, उसका पॉइजनस इफेक्ट तो आएगा। तो पैरासेल्सिस ने ये इंटेलेक्चुअल या ये लॉजिकल बात की कि जितनी भी ड्रग्स हैं वो ड्रग्स भी हैं और वो पॉइजन भी है, द डिफरेंस इज द डोज ओनली। तो सिर्फ डोज में अगर डिफरेंस आ जाए तो वही ड्रग जो कि एक बेनिफिशियल एक ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, वही ड्रग एज अ पॉइजन भी एक्ट कर सकता है। अच्छा, आप लोग फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये जो अल्कलाइड्स है, रिजेंस है, मुख्तलिफ किस्म के अल्कलाइड्स हैं, इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जो एक्सट्रैक्शन फर्स्ट टाइम की गई वो पैरासेल्सिस ने की। तो पैरासेल्सिस के बारे में दो तीन बातें, फाउंडर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और रिफॉर्मर इन मेडिसिन फील्ड। अच्छा, नेक्स्ट है लुइस पास्चर। इनके बारे में आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, कॉलेज में भी पढ़ा होगा। मुख्तलिफ इनके अचीवमेंट से डिस्करेज हैं, और इनका जो दौरानिया था वो था कोई 1820 से 1890-97 तक। अच्छा, ये एक फ्रेंच केमिस्ट भी थे और साइंटिस्ट भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे, और इनकी ज़्यादातर जो डिस्कवरीज है या जो इनका ज़्यादातर रिसर्च था वो अल्कोहल पे था। और जो आप लोग वैक्सीन का कल्चर देखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन अवेलेबल है। तो इन्हीं वैक्सीन्स को, मतलब चिकन पॉक्स की वैक्सीन, कॉलरा, एंथ्राक्स वगैरह, या रेबीज की बात करें, तो इन वैक्सीन्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया लुइस पास्चर में, जो कि आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बड़े इंपॉर्टेंट बंदा। अच्छा सॉरी, मैं एक मिस कर गया, नंबर 3, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, जर्मनी से ताल्लुक था उनका, और उन्होंने ज़्यादातर मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ पे काम किया। जो हम ट्यूबरकुलोसिस देखते हैं, टीबी जो देखते हैं, टीबी पे उन्होंने काम किया रॉबर्ट कॉच ने। या जो एंथ्राक्स डिजीज़ है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि कास होता है बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, तो उस डिजीज़ पे रॉबर्ट कॉच ने काम किया। अच्छा, नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा। जब भी पेनिसिलिन का नाम आता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम आता है, तो वहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सर फहरिस्त होता था, क्योंकि पेनिसिलिन इन्हीं की डिस्कवरी है। जो कि आजकल हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो पेनिसिलिन के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिस तरह एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन, पाइपरेसिलिन का, पेनिसिलिन, ऑक्सासिलिन, डोक्लोथिसिलिन, नेफेसिलिन एटसेट्रा। मुख्तलिफ किस्म के जो पेनिसिलिन प्रोडक्ट्स हैं वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की डिस्कवरी है। अच्छा, देखिए वर्ल्ड की जो पहली फार्मेसी थी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पुराने ज़माने में जो फार्मेसी होती थी उन्हें कहा जाता था एपोथिकेरी। एपोथिकेरी जो दुनिया की फर्स्ट फार्मेसी थी वो इस्टेब्लिश हुई बगदाद में, और वो इस्टेब्लिश हुई 754 एडी में, एंड इट वाज मैनेज्ड बाय द साइंटिस्ट जाबिर इब्न हयान, द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री एंड साइंस, 721 to 815 एडी।
तो इस दौरानी में जाबिर इब्न हयान साहब ने जो है मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च की। आप लोगों ने अच्छा, चलिए कोई नहीं, अगर आप लोग लेक्चर मिस कर गए नेटवर्क कनेक्शन की वजह से या कोई वॉइस डिस्ट्रप्शन की वजह से, तो मैं यही वे लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो आप लोग दोबारा से जाके उस पर भी देख सकते हैं। अच्छा, वर्ल्ड की पहली फार्मेसी या एपोथेकेरी जो है वो 754 एडी में इस्टेब्लिश हुई। बगदाद में किसने इस्टेब्लिश की? जाबिर इब्न हया ने। और मैंने आपको पहले बताया कि जो एपोथेकेरी पे जो एक्सपर्ट काम करता था, जो मेडिसिनल एक्सपर्ट काम करता था, वो उसे कहते थे एपोथेकेरिस्ट। तो जाबिर इब्न हयान साइंटिस्ट भी था, फिजिशियन भी था और एपोथेकेरिस्ट भी था। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के सैम्पल्स है जो कि फार्मेसी के डिसिप्लिन में इस्तेमाल होते हैं, और मेजॉरिटी लोग जो है इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, या अक्सर लोग जो है उनके पास सनद भी होता है फार्मेसी का, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये जो सैम्पल्स है इनका पर्पस क्या है, इनका इस्तेमाल क्या है, या किस जगह पर कौन सा सैंपल यूज़ करना है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो सैंपल है, अच्छा, ये और ये जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको वो सर्कल वाला सैंपल दिखाया, बॉल ऑफ हैजिया, ये सब एक ही है। मतलब जो बॉल के इर्द गिर्द एक सरपेंट है या स्नेक है, तो ये सब एक ही बात है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बॉल ऑफ हाइजिया को। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला सैंपल आगे स्लाइड्स में हम जाके देखते हैं। अच्छा, ये है बॉल ऑफ हाइजिया, जो कि एक गॉड ऑफ हीलिंग था, एक देवता था हीलिंग का, एक स्क्लेपियस उनकी साहिबजादी है, हाइजिया। और ये जो सैम्बल है, ये आप लोग को जो दिख रहा है, a snake around a bowl या serpent around a bowl, ये established है as a pharmacy symbol since 1796. A snake wrapped in one manner or another around a bowl. इंटरनेशनल सिंबल फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में नहीं, सिर्फ एशिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ये एक फार्मेसी का सिंबल है। ये एक फार्मेसी का इंटरनेशनल सिंबल है, जो कि आपको पता होना चाहिए। द बाउल रिप्रेजेंट अ मेडिसिनल पोर्शन एंड द स्नैक रिप्रेजेंट हीलिंग। अच्छा, इसका मकसद क्या है? पहले तो ये मैंने आपको बताया कि हाइजिया इसको कंसिडर किया जाता है एज अ फर्स्ट फार्मासिस्ट, जो कि मेडिसिन को प्रिपेयर करती थी, मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती थी या कंपाउंड करती थी मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों से, और उनकी बेस पर वो इलाज करती थी। तो वो मेडिसिन उसके पास किस चीज़ में होती थी, ये आप देख रहे हैं ना, इनके पास इस हाथ में एक बाउल भी है, इस बाउल में वो मेडिसिन बनाती थी। तो ये हुआ आपका वो वाला बाउल, और इसके इर्द गिर्द जो स्नेक है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये हीलिंग पर्पस के लिए ये फला बंदा डॉक्टर है। तो ये स्नेक रिप्रेजेंट करता है हीलिंग को, कि ये फला बंदा जो है, ये मतलब ये डॉक्टर है या ये एक्सपर्ट है, या इसके पास जो है हीलिंग के एक्सपर्टाइज है। तो इसको एज अ सिंपल फॉर्म इस शेप में लाया गया है, और इसको कहा जाता है बॉल ऑफ हाइड्रा। अच्छा, इसी बॉल ऑफ हाइजिया को देख ले, ये हमारे लोगो है, कैपिटल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज पेशावर का। इसमें भी आप देख ले, दरमियान में एक बॉल ऑफ हाइजिया को एफिक्स किया गया है। अच्छा, ये देख ले आप, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का जो लोगो है, उसमें भी आरिक से दरमियान में, और ये है बॉल ऑफ हाइजिया। तो जहां पर भी ये वाला लोगो लगा हो, तो आप लोग समझ ले कि यहाँ पर कोई फार्मेसी का बिजनेस हो रहा है, या ये एक फार्मेसी का एरिया है। अच्छा, नेक्स्ट है रॉड ऑफ एस्क्लेपियस। एस्क्लेपियस के बारे में मैंने आपको बताया पहले कि एक ग्रीक देवता था, हीलिंग का एक गॉड था। एंड अ सर्पेंट इट rod wielded by the Greek god Asclepius, neck with a rod, associated with healing and medicine, international symbol of medicine। अच्छा, जो पूरी दुनिया में मेडिसिन का सैंपल इस्तेमाल होते हैं। देखिए, एक और बात आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि जब भी हम मेडिसिन की बात करते हैं, तो मेडिसिन का मतलब है फिजिशियन। तो मेडिसिन जो है, जो मेडिकोस हैं, उनकी तरफ ये रेफर करता है। तो जो एस्क्लेपियस साहब थे, ये एक डॉक्टर थे असल में।
तो इनके पास एक छड़ी होती थी और उसके इर्द गिर्द होता था एक सांप। तो ये इंडिकेट करता था कि फला बंदा मेडिसिन एक्सपर्ट है या हीलिंग एक्सपर्ट है या मेडिसिन एक्सपर्ट है। अच्छा, इसी सैम्पल को आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल कॉलेजेस, अगर आप लोग सर्च कर लें खैबर मेडिकल कॉलेजेस या जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उन्हें अगर आप सर्च करते तो उनके लोगों में भी ये वाला सैम्पल लगा होता है। अच्छा, इसके अलावा एक मेडिसिन का सैंपल और भी इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं कैडोसिस। कैडोसिस एक और एंशिएंट ग्रीक था जिसे गॉड हर्मेस या मरकरी भी कहा जाता था। और कैडोसिस जो है इज द पॉपुलर सिंबल ऑफ मेडिसिन कॉल्ड स्टाफ ऑफ हर्मेस, सिंबल ऑफ मेडिसिन इन यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, पूरी दुनिया में ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है एज अ सिंबल ऑफ मेडिसिन। मतलब डॉक्टरों के लिए जो सिंबल मौजू है वो ये वाला सैम्बल, और फार्मेसी प्रोफेशन के लिए जो सैम्बल मौजू है वो ये वाला है, बॉल ऑफ हाइजिया। तो ये रोड ऑफ एस्क्लेपियस में एक्चुअली के इर्द गिर्द एक ही सांप लगा हुआ है, एक सरपेंट ट्विस्ट हुआ है। और इस कैडोसिस में एक्चुअली के इर्द गिर्द दो सांप या दो सरपेंट ट्विस्ट हुए। तो ये वाला जो सैम्बल है ये यूनाइटेड स्टेट्स में एज ए सैम्बल ऑफ मेडिकल, एज ए सैम्बल ऑफ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसको आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा मेरे लेक्चर्स में या बाहर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर लोगों ने फार्मेसी पे बनाया होता है। तो ये आप जान लें आज की है क्या चीज़। इसे कहते हैं मॉर्टर एंड पिसल। ये जो बाउल है, ये जो बाउल है जिसमें से मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटी उसको रखते थे इजिप्शियंस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2900 BC में इसका फर्स्ट इस्तेमाल उसी जगह से हुआ, मॉर्टर एंड पिसल का यूज़ जो है। और इसके पास ये एक पिसल है, ये एक चड़ी है जिससे मतलब ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं चीज़ों को। A set of two simple tools used since the Stone Age up to present day to prepare ingredients or substances by crushing or grinding them into fine paste. Modern pharmacies, especially in Germany, still use mortar and pestles as logos. अच्छा, पाकिस्तान की हम बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो हम ज़्यादातर बॉल ऑफ हाइजिया इस सैम्बल को इस्तेमाल करते हैं एज अ सैम्बल ऑफ फार्मेसी। लेकिन जर्मनी में आज भी इसी सैम्बल मॉर्टर एंड पेसल को एज अ इंटरनेशनल सैम्बल, एज अ स्टैंडर्ड सैम्बल यूज़ किया जाता है एज अ सैम्बल ऑफ फार्मेसी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो फार्मेसीज़ है उन लोगों ने एक लोगो या एक सिंबल बनाए हुआ होते हैं अपने एंट्री गेट्स पे या अपने साइन बोर्ड्स पे। तो अक्सर उन्होंने ये वाले सिंबल लगाए होते हैं या अक्सर लोगों ने ये वाले सिंबल लगाए होते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि फार्मेसी का सिंबल, फार्मेसी का करेक्ट सिंबल कौन सा है। ये वाला है, द बॉल ऑफ हाइजीन। अच्छा, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ नेशनल सिंबल है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में ये वाला नेशनल सिंबल है, ये बॉल ऑफ हाइजिया जो है नेशनल सिंबल है पाकिस्तान में फार्मेसी का। अच्छा, ग्रीन क्रॉस एंड बॉल ऑफ हाइजिया यूज्ड इन यूरोप। तो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में या होल यूरोप में ग्रीन प्लस के दरमियान ये जो बॉल ऑफ हाइजिया है इसको एज ए सिंबल ऑफ फार्मेसी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेप्ट इंडिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो मॉडर्न एम्पिसल है इसको एज अ सैम्बल, इंटरनेशनल सैम्बल इस्तेमाल किया जाता है जर्मनी में। अच्छा, इंडिया और ऑस्ट्रिया में या यूरोप के चंद ममालिक और इंडिया में इस सैम्बल को एज ए सैम्बल ऑफ फार्मेसी यूज किया जाता है। अच्छा, रेड ए साइन यूज्ड इन जर्मनी। तो जर्मनी में बाउल मॉर्टर एंड पेसल के साथ साथ इस सैंपल को ए के दरमियान एक साइड पे ये जो बाउल ऑफ हाइजिया लगे हुए है, इस सिंबल को एज अ सिंबल ऑफ फार्मेसी यूज किया जाता है इन जर्मनी। अच्छा, ये वाले जो है ये आप देख सकते हैं, ये एक आसान साइन बने हुए है और उसी एक के साइन को मॉडिफाई करके ये आप देख सकते हैं, ये एक स्नेक है, ये एक सर्पेंट है जो कि एक बॉल के इर्द गिर्द ट्विस्ट हुआ है। तो इस सिंबल को यूज किया जाता है एज अ नेशनल सिंबल ऑफ फार्मेसी इन ऑस्ट्रिया। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा होगा आरिक्स अक्सर प्रिस्क्रिप्शन के यूज किया जाता है और ये इंडिकेट भी करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को। द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है पहले तो इसको जान लें, क्योंकि अगर आप फार्मेसी भी काम करते हैं या फार्मेसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या आपने आपके अपनी फार्मेसी है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। अच्छा, प्री का मतलब है बिफोर एंड स्क्रिप्ट का मतलब है राइट इन और रिटन।
तो इसका मतलब ये हुआ प्रीस्क्रिप्शन, मतलब प्रीस्क्रिप्ट मतलब लिखने से पहले, क्या लिखने से पहले, दवाई लिखने से पहले कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं, इसी आरएक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इंटेलेक्चुअली टेस्ट किया गया है और इसको दिया गया है ये वाला टाइटल या ये वाला सिंबल एज आरएक्स। अच्छा, आरएक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रिस्क्रिप्शन। आरएक्स इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम अ फिजिशियन। देखिए, अक्सर आप लोगों ने लेटर्स पे देखा होगा, मुख्तलिफ किस्म के जो ऑफिशियल लेटर्स देखते हैं वहाँ पे लिखा होता है टू whom इट मे कंसर्न, टू whom इट मे कंसर्न। या हर एक लेटर का, हर एक एप्लीकेशन का अपने एक तरीक़ाकार होता है जिसको वो लिखते हैं, वो लेटर एप्लीकेशन उनको एड्रेस किया जाता है। तो इसी तरह जब डॉक्टर आपको एड्रेस करता है, जब डॉक्टर फार्मेसी वाले को एड्रेस करता है कि हाँ भाई ये फला जो मेडिसिन, ये फला जो स्क्रिप्ट, ये फला जो दवाई रेसिपी में लिख रहा हूँ, आप इसको डिस्पेंस करें, आप इसको दे दें इस पेशेंट को। तो ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, एक रस्मी कम्युनिकेशन है, एक फिजिशियन का और एक फार्मेसी वाले का। So Rx also denotes or indicates formal communication from a physician. The symbol Rx is usually said to stand for the Latin word recipe meaning to take. अच्छा, ये Rx जो है एक लैटिन वर्ड है और इसी Rx का मतलब है रेसिपी, और रेसिपी का मतलब है टू टेक, मतलब आपने इसको इस्तेमाल करना है, आपने इसको लेना है। अच्छा, एक लेमन एग्जांपल मैं आपको दे दूं। आप देखते हैं अक्सर आप लोगों ने एक डिश बनाना होता है, तो आपके पास आ गए एक डिश का टाइटल, फॉर एग्जांपल कोई कढ़ाई बनानी है आपने, तो कढ़ाई के लिए या कोई भी डिश हो उसके लिए आपके पास एक रेसिपी होनी चाहिए कि ये फला चीज़ इतने क्वांटिटी में, फला चीज़ इतनी क्वांटिटी में, इतने टाइम के लिए इसको अगर मतलब प्रोसेस करें तो आपके पास एक डिश बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास डिश का टाइटल आ गया, कैसे आया? डॉक्टर ने एक डिजीज़ को डायग्नोज किया, फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ नाम दे दे, एंटेरिक फीवर आ गया, मलेरिया आ गया, टाइफाइड आ गया, कोई भी हो, ये जो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज है ये आपके पास एक डिश का नाम है। अब डॉक्टर क्या करता है, जब डिजीज लिखते तो उसके नीचे लिख देते हैं आरएक्स, और फिर आरएक्स के नीचे वो अपनी अद्वियात, वो अपनी जो रिकमेंडेशन है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो जारी करता है, वो लिखता है। तो इस आरएक्स का क्या मतलब है कि ऊपर जो डिश मैंने लिखा हुआ है, ऊपर जो डिजीज मैंने लिखा हुआ है, इसकी रेसिपी क्या है? रेसिपी किस चीज़ की? डिजीज़ को पकाने की नहीं, बल्कि डिजीज़ को ट्रीट करने की। तो मुख्तलिफ किस्म के जो मेडिसिन है, मुख्तलिफ क्लास के मेडिसिन को वो सिंबल्स के बेस पे लिख देते हैं। तो इसको कहा जाता है रेसिपी ऑफ दैट डिजीज। तभी इसको कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन, या डिनोट करते हैं इसको आरएक्स से। उम्मीद है ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर होगा। अच्छा, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक में, डॉक्टर इकराम साहब आपको पढ़ाएंगे। मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, मैं ब्रीफली आपको बताते चलूँ। यहाँ पर आप लोगों ने देखा हो कि अक्सर जो है प्रिस्क्राइबर की डिटेल्स होते हैं, बिल्कुल टॉप पे प्रिस्क्राइबर की डिटेल होते हैं, फला डॉक्टर, ये उनकी डिग्रीज, ये उनकी लोकेशन, ये उनका वर्क प्लेस है, वगैरह वगैरह। जो प्रिस्क्राइबर की डिटेल्स होते हैं उनकी बात होता है ये वाला जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि डेट, जिस डेट को पेशेंट विजिट करता है, पेशेंट का नाम, एज, वेट, सेक्स, डायग्नोसिस एक्सेट्रा, ये डिटेल्स आती है। इसके बाद आ जाता है, अक्सर आप लोगों ने जो प्रिस्क्रिप्शन पैड्स होते हैं उस पे आप देख ले तो वहां पर इस एरिया में आरएक्स को लिखा गया होता है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि आरएक्स को किसी ने लिखा है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, मतलब पेशेंट के इंफॉर्मेशन के ऊपर, या डॉक्टर के इंफॉर्मेशन के साथ डॉक्टर के इंफॉर्मेशन के ऊपर। प्रिस्क्रिप्शन जब भी आता है तो ये पेशेंट की डिटेल्स के बाद आता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल इधर डायग्नोसिस है, कोई टाइफाइड फीवर है या मलेरिया कोई भी डिजीज है, तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर डिश लिखा हुआ है, ये जो ऊपर डिजीज लिखा हुआ है, इसकी रेसिपी ये होगी, इसकी रेसिपी ये होगी, और इसके ज़रिए इस डिजीज को ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर आरएक्स लिख देते, तो जब आरएक्स लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि इसके नीचे जो है अभी ड्रग्स आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग इस मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन में देख लें, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम्स, पैरासीटामोल 10 मिलीग्राम, या बीआईडी फॉर 5 days। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन के मुख्तलिफ पार्ट से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर ये आ गए प्रिस्क्राइबर की इन्फॉर्मेशन, फिर आ गए पेशेंट इन्फॉर्मेशन, फिर आ गए आपके ये जो आरएक्स वाले एरिया है। इस आरएक्स वाले एरिया को फार्मेसी के लैंग्वेज में कहा जाता है सुपरस्क्रिप्शन। इस आरएक्स को कहा जाता है सुपरस्क्रिप्शन।
इसके बाद ये जो एरिया है जहाँ पर मेडिसिन लिखा गया है, जैसे पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम आपने 10 टैबलेट्स लेनी है, तो ये जो एरिया है जहाँ पर ड्रग्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, मेफेनेमिक एसिड या सेट्राजिन, लीवोसिट्राजिन एक्सेट्रा, जितनी भी नेम है मेडिसिन के, जहाँ पर ये डॉक्टर लिखता है, तो इस एरिया को कहा जाता है इंस्क्रिप्शन। ये आरएक्स वाला है सुपरस्क्रिप्शन, और ये मेडिसिन वाला एरिया है इंस्क्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पर जो है फिर फार्मासिस्ट को या फार्मेसी वाले को इंडिकेशन दी जाती है या रिकमेंडेशन दी जाती है, डायरेक्शंस दी जाती है फ्रॉम प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्राइबर कैसे डायरेक्शन देते हैं ये आप देख ले। पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम है, तो यहाँ पर फार्मेसी वाले को डायरेक्शन दी गई है फ्रॉम प्रिस्क्राइबर कि इसको 10 टैबलेट्स देनी है। तो ये डायरेक्शन वाले एरिया है, अक्सर फिजिशियन जो है ये लिख देता है कि फला दवाई को डिस्पेंस करे, फला दवाई को इतने अमाउंट में दे दे, इतने नंबर में दे दे, क्वांटिटी में दे दे। अक्सर आप लोग प्रेडनिसोलोन के केस में देखते हैं, वो अक्सर लिख देते हैं कि 20 टैबलेट्स दे दे, 10 दे दे, या इस तरह बहुत सारे केसेस हैं। तो ये डायरेक्शन देते हैं फिजिशियन फार्मेसी वाले को या फार्मासिस्ट को, तो इस डायरेक्शन वाले एरिया को कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। आरएक्स वाले एरिया को कहा जाता है सुपरस्क्रिप्शन, मेडिसिन वाले एरिया को कहा जाता है इंस्क्रिप्शन, और यहाँ पर डायरेक्शन वाले एरिया को कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। अच्छा, इसमें जो है एक और एरिया है जहाँ पर डॉक्टर पेशेंट की तरफ एड्रेस करता है, मतलब कि ये जो दवाई है ये आपने सुबह शाम लेनी है, नहार मुँह या खाने के बाद, और इस पला ड्रग को आपने इतने डेज के लिए लेना है। ये जो डायरेक्शन है फॉर द पेशेंट फ्रॉम प्रिस्क्राइबर, सो वी कॉल दिस एरिया सिग्ना, SIGNA, सिग्ना is for the area where a physician issue directions to the patient for a said medicine. इसके बाद आता है सिग्नेचर एरिया। सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंफर्म करता है कि जो अफॉर्मेशन डेटा है इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको मैं वेरीफाई करता हूँ कि ये एक प्रिस्क्राइबर, ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में लिखा हुआ है। तो ये था थोड़ा बहुत प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, ये आप डिटेल में फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे फिर। अच्छा, ये साइन अक्सर आप किसी बंदे ने फार्मेसी पे लगाया होता है, किसी बंदे ने गाड़ी पे लगाया होता है, अक्सर आप लोग एम्बुलेंसेस पे देखते हैं इसको या हॉस्पिटल्स पे देखते हैं। अच्छा, इस साइन का मतलब है फर्स्ट एड, मतलब कि यहाँ पर आपको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। तो जहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है या फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता है, उसी एरिया में, उसी जगह पर इस रेड प्लस के साइन को लगा सकते हैं। अच्छा, ये था आज के लेक्चर के बारे में। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन था वो न्यू होगा। अगर किसी का कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सच ए बिंग अटेंटिव ऑडियंस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। फी अमान अल्लाह।